हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। ये है स्टैंडर्ड 11th से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स से। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम इसको कवर करेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो पढ़ने का मजा तभी है जब उसके सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हों। और तो इसमें पहला पॉइंट है कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले तो हमें इसका बेसिक पॉइंट क्लियर करना है कि सरफेस टेंशन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। और तीसरा हम इसमें लेंगे सरफेस एनर्जी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। सरफेस एनर्जी। और चौथा हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जहां पर सरफेस टेंशन का यूज होता है। और इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स स्पेरिकल क्यों होते हैं। वाई वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स आर spherical in shape spherical in shape। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये ले लेते हैं, एक कैपिलरी एक्शन ले लेते हैं। कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले, जैसे अ, जैसे प्लांट्स के अंदर जो उनके रूट्स द्वारा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ट्री तक पहुंचता है, प्लांट तक, प्लांट के डिफरेंट ब्रांचेस तक पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है, पहला ये। और दूसरा जैसे कि हम, और जो कॉटन में जो ऑयल क्लाइम करता है, जब हम मंदिर में दिया जलाते हैं तो उसमें जो कॉटन में जो ऑयल ऊपर को मूव करता है वो कैसे आता है। तो इसमें एक तो प्लांट वाला हम एग्जांपल ले लेंगे, प्लांट के अंदर वो जो वाटर एंड मिनरल से कैसे क्लाइम होता है सारे पार्ट्स में ट्री के। और दूसरा हम ऑयल एंड ऑयल क्लाइम्स कर लेते हैं। ऑयल क्लाइम्स इन कॉटन। ऐसा ये दो एग्जांपल लेंगे। तो आई थिंक दैट इन सारे एस्पेक्ट से हम क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो वन बाय वन चलते हैं। तो अगर माना आपको वीडियो लेंथी लगा तो आप ब्रेक करके इसको देख सकते हैं। एंड आई होप दैट कि ये 11th स्टैंडर्ड के लिए तो फ्रूटफुल होगा ही। और अगर आप किसी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं इसको अलग अलग पेज पे कर लेता हूँ। ये तो हमारा इसका एक तरह से प्रीव्यू हो गया कि क्या क्या हम करने वाले हैं। क्या हम मतलब एक हमने वो खींच लिया, एक दायरा खींच लिया कि इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन पे चलते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट हम क्लियर करेंगे, सरफेस टेंशन। ये वो वाला टेंशन नहीं है जो हम दिमागी रूप से लेते हैं। है तो देखो दोनों में रिजेंबल तो है, एक जैसे ही है। टेंशन मतलब तनाव या ज़्यादा स्ट्रेच। यहाँ माइंड में कहें तो स्ट्रेस, फिजिक्स में कहें तो स्ट्रेस्ड। यहाँ पर हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। एक सरफेस टेंशन क्या है, आप उसको नोट कर लेना, पेन कॉपी जो भी आपके पास है।
surface tension is the property is the property of a liquid सरफेस, क्योंकि सरफेस भी होता है तो इसलिए उसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस दैट अलाउज इट, यानी कि सरफेस को अलाउ करता है टू रेजिस्ट, रोकने के लिए, टू रेजिस्ट करता है ऑन नहीं, एंड लिखना चाहिए मुझे, रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू इट्स cohesive nature of its molecules। ओके, ये डेफिनेशन है। यानी कि ये किसी लिक्विड सरफेस की का वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करता है किसी एक्सटर्नल फोर्स को। यानी कि हम इस पर अगर फोर्स लगाएंगे और जो लिक्विड सरफेस में जो लिक्विड है वो चाहेगा कि मैं इससे अट्रैक्ट ना हूँ, यानी कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उस एक्सटर्नल फोर्स की तरफ ये लिक्विड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ना हो। अगर हो तो तब क्या रिलेशन, तब कैसा सिनेरियो होता है, तब क्या रिलेशन होता है, तो हमेशा अपोज तो करता ही है। बट कभी अगर जो फोर्स होता है लिक्विड के बीच में, या फिर हमने जिस जो थर्ड बाहर से जो फोर्स हमने लगा रखा है, अगर वो फोर्स लिक्विड के दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स से ज़्यादा है तो वाटर उस ऑब्जेक्ट पर स्टिक हो सकता है। तो हम अभी इसको समझेंगे। तो ये इसका मतलब यही है साफ साफ कि सरफेस जो है किसी लिक्विड का हमेशा अपोज करता है जो भी फोर्स उस पर अप्लाई होता है। ये किस वजह से होता है? एक कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। अब कोहेसिव नेचर का मतलब है कि दो एक जैसे किसी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स, यानी कि एक ही मैटर के किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स वो कोहेसिव फोर्स है। या और हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच नेचर कैसा है? कोहेसिव नेचर है। ओके, तो इसको बोलते हैं कोहेसिव नेचर। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, या इस डेफिनेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज द फोर्स। सरफेस टेंशन एक तरह का फोर्स ही है। सरफेस टेंशन इज द फोर्स that makes the surface of a liquid surface tension is the force that makes the surface of a liquid यहाँ पर ए भी लिखा, of a liquid acts like a stressed membrane। तो सरफेस टेंशन क्या है? द फोर्स दैट मेक्स द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एक्ट्स लाइक ए स्ट्रेस मेम्ब्रेन। एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है किसी भी लिक्विड का जो सरफेस है। तो वो किस वजह से होता है? उसके कोहेसिव नेचर की वजह से। तो मैं दूसरा इसका एग्जांपल, आंसर इसमें ही छिपा है। आंसर नंबर 2 आपने देखा होगा, प्रीवियस में हमने लिखा था व्हाट इज द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्यों होता है? सरफेस टेंशन किस वजह से होता है? तो इसका एग्जांपल हमने इसके पहले वाले पेज में लिखा था, ये वाले पेज में, कि surface tension is the property of a liquid surface that allows it to resist an external force due to its cohesive nature of its molecules।
या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं, सरफेस टेंशन इज द फोर्स दैट मेक्स द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एक्ट्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। मेम्ब्रेन का मतलब एक तरह से परत, इस तरह का सरफेस पे एक परत बन जाती है ऐसे, यानी कि अगर ये पानी है, इस स्क्वायर कंटेनर में रखा है पानी, तो इस पानी पर जो ऊपर इसका सरफेस है ये एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह यूज होता है। तो इसी को हम कह रहे हैं स्ट्रेस मेम्ब्रेन, राइट। अब ये किस वजह से होता है, इसका कॉज है, इसका कॉज ये है कोहेसिव नेचर। इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव नेचर of cohesive nature of molecules of the liquid, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है या कोहेसिव नेचर जो उनका है उसकी वजह से ये सरफेस टेंशन होता है। तो इसका कॉज भी हमने जान लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पिछला हम इसका देखते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन और था सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी से पहले मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम सरफेस एनर्जी को देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब तक ना हो तो तब तक थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं जगेगा हमारा। एक्सप्लेनेशन होता है, करते हैं एक बार सरफेस टेंशन का। देखो सरफेस टेंशन, जैसे मैंने एक लिक्विड रखा है, ये स्ट्रेस क्यों होता है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। जैसे ये है आपका वाटर, इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, ओके। तो यहां पर एक पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल मान लेते हैं, इस लिक्विड का पार्टिकल जो है, और इसके चारों तरफ और भी पार्टिकल होंगे ऐसे ऐसे। तो हर दो पार्टिकल के बीच एक फोर्स लगता है। तो मान लेते हैं कि इस फोर्स जो मैंने बड़ा सा पार्टिकल बनाया, इसके और इन सब पार्टिकल्स के बीच जो इसके चारों तरफ हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी 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 अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब जब ये सारे अट्रैक्ट करें तो यहाँ बन जाएगा एक बैलेंस, यानी कि हर एक पार्टिकल जो इस सरफेस से नीचे है उस पर एक बैलेंस मेंटेन होगा फोर्स का, यानी कि वो स्थिर है, फिक्स है। बट उसका क्या, मान लेते हैं एक पार्टिकल्स यहाँ पर है सरफेस पे। अब उस सरफेस को मैं ऐसा बना देता हूँ, ये लिक्विड का एक पार्टिकल है, इसका आधा पोर्शन है ऊपर, आधा पोर्शन है नीचे। तो नीचे पोर्शन के लिए तो ठीक है कि हर एक पार्टिकल इसको बांधे रखेगा, यानी कि स्ट्रेच कर हर एक पार्टिकल है। दूसरा पार्टिकल यहाँ को तो ये भी स्ट्रेच हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये खींच रहे हैं इसको नीचे, पुल कर रहे हैं इसको नीचे, इस तरह से पुल कर रहे हैं। तो हर एक पार्टिकल जो ऊपर जाना चाह रहा है उसको पुल कर रहे हैं दूसरे वाले पार्टिकल नीचे की तरफ। अब आप देखिए एक कंपैरिजन भी अगर हम करें इसमें, इस पर लगने वाला नेट फोर्स, इस पर लगने वाला नेट फोर्स, दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा बिकॉज बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इन वाले पार्टिकल्स को जो सरफेस से नीचे हैं और जो सरफेस पे हैं, इनको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए इनको कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पे जो एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये जब पार्टिकल साथ साथ इनको खींच के ऐसे खींचेंगे सब पार्टिकल, तो ये लेयर हो जाएगा स्ट्रेस्ड। ये क्या हो गया, स्ट्रेस्ड लेयर, ओके। तो यही स्ट्रेस्ड लेयर है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जो इस कोहेसिव नेचर के वजह से इन पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनकी वजह से जनरेट हुआ है, ओके। तो ये है इसके पीछे का कारण, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे हम इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कभी आपने ऐसा भी देखा है, एक एग्जांपल जैसे कि क्वेश्चन भी आता कई बार जो है ना, इंसेक्ट है एक वाटर लेयर, आपने नदी में देखा भी होगा, नदी में कुछ जो इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, ऐसे लेयर पर, पानी की लेयर पर बैठ जाते हैं। तो अब पानी की लेयर स्ट्रेच्ड है। अगर हम इस, अब आपने देखा होगा अगर माने कोई पॉलीथीन है या कोई ऐसी सीट है जो बिल्कुल
फ्लैक्सिबल हमने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। अगर मैं इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखूँ तो ना ये नीचे को दब जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ से खींचूँ, एक तरफ से मैं खींचाऊँ, दूसरी तरफ से कोई और खींच रहा है, अब ये स्ट्रेच हो गया, अब ये नहीं गिरेगा, अब ये इसी में रहेगा। तो सिमिलर आपने नदी में देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट नदी में अगर कहीं पर पानी रुका हुआ है समथिंग, उस पर बैठ जाते हैं, वो डूबते नहीं हैं। तो डूबते नहीं का मतलब कि वो लेयर स्ट्रेच्ड है और वो इतना स्ट्रेच को इतना डेंसर बना दिया उन पार्टिकल्स ने जो कि सब चिपके हुए हैं एकदम, कि वो उसका वेट जो है या इंसेक्ट का इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो उसको नीचे को फोर्स कर पाए। इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली बात है कि हम सब ये पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर हम ये नहीं जान, ये भी समझना होगा उस एंगल से, ग्रेविटेशनल फोर्स के एंगल से। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जब काम करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो किसी एक सर्टेन मास, उसका मास जो है कुछ इतना होता है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को रियलाइज़ किया जा सकता है। बट यहाँ पर जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, इनका मास या वेट इतना कम है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर पाता है। अगर वर्क कर पाता है हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को करते हैं इग्नोर। ओके, तो हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। और हमारा फिर क्वेश्चन क्या था, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी पे हम चल सकते हैं। इसमें ऐड कर लेते हैं, सरफेस एनर्जी को देख लेते हैं। सरफेस एनर्जी, फिर हमारे दो और पॉइंट्स हैं। सरफेस एनर्जी को समझ लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक हमने एक फिल्म ड्रॉ की, लिक्विड की फिल्म हमने ड्रॉ की। एक इस तरह से हमने एक लिक्विड की फिल्म ले ली, समथिंग लाइक यस, ये एक लिक्विड की फिल्म है। ओके, और इसका नाम हम रख देते हैं ए, एंड इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी, राइट। और इसका लेंथ हम रख देते हैं एल। अब ये सब एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है। ये क्या है? एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा सा अलग कलर के करें, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है। क्या है? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन लिक्विड का मेम्ब्रेन। ओके, अब क्या है, मान लेते हैं कि इन सब पार्टिकल्स के बीच एक नेट फोर्स काम कर रहा होगा जो हर एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो जो नेट फोर्स है, लेट दैट नेट फोर्स इज एफ, वो नेट फोर्स एफ है। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो फिल्म है इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेते हैं, यानी कि हम इसको इतना स्ट्रेच कर लेते हैं। तो हम इसको कुछ अलग कलर से बना लें ताकि हम इसको कन्वीनियंटली विजिबल हमारे लिए हो, ये इस तरह से। और इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ई एफ लेयर तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा आगे बढ़ गया। माना ये डी, इसका वेट मान लेते हैं डी हमने बढ़ा दिया बिकॉज हमने एक बाहर से एक फोर्स लगाया है इसको यहां तक स्ट्रेच करने के लिए। तो इसका इंटरनल फोर्स तो एफ है और इतना हमने इसको खींचा हुआ है। इसका मतलब यह होगा कि इस पहले जो सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम के अंदर हमने कुछ एनर्जी इनपुट की और उस एनर्जी की वजह से हमने इसको इतना स्ट्रेच किया। तो वो माना एनर्जी ई मान लेते हैं, और हमने इसके अंदर जो नेट फोर्स है उसके अगेंस्ट ये एनर्जी यूज की, तो वो एनर्जी तो है एफ और स्ट्रेच किया हमने डी। तो टोटल एनर्जी जो हमने इस पर कंज्यूम की वो हो गया एफ इंटू डी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एनर्जी। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला भी है। एनर्जी या वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सेम फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं।
अब दूसरी बात यह है, मान लेते हैं, अब इसको दूसरे एंगल से देखें, लेट एस बी द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो लेट्स एस बी द सरफेस पर यूनिट एरिया, ये मान लेते हैं। बट इतना तो हमने और एक्स्ट्रा ये खींच लिया है, अब स्ट्रेच कर लिया है, तो इस पर टोटल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, जबकि एस है पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालना है, इस वाले पोर्शन का, यानी कि एरिया ऑफ, इस वाले को एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां से इस कंटेंट से हम क्या करते हैं कि एस जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है, और एरिया कितना निकला, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है एरिया ऑफ, एक चीज हो गया, एरिया ऑफ द पोर्शन, एरिया ऑफ द पोर्शन बी सी एफ ई हो गया डी इंटू एल। देखो एल ये था, एल ये है, तो एल ये भी रहेगा, ये डी है, तो एफ डी इंटू एल इसका एरिया हो गया, तो डी इंटू एल हो गया। अब इतना इसका इस तरह, ये फिल्म का एक तरफ का एरिया है, क्योंकि फिल्म तो हमने लिक्विड के पोर्शन से लिया गया ना, उस तरफ भी तो उसका एरिया है, तो एनर्जी तो वहां भी होगी। तो इसको हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल एरिया इसका जो स्ट्रेस का है 2 इंटू डी एल आ गया। तो इसलिए टोटल एनर्जी कितनी हुई इसको स्ट्रेच करने में, एस इंटू 2 इंटू डी एल। ओके, अब ये इक्वेशन हो गया 2। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी लॉजिकली होना चाहिए सेम। ओके, तो इनको कर देते हैं सेम, यानी कि फर्स्ट नीड टू बी इक्वल टू इक्वेशन 2। इट मीन्स दैट एफ इंटू, या हम इसको ऐसा लिखते हैं, एस इंटू 2dl इक्वल टू एफ इंटू डी। एस यानी कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, एस इक्वल टू एफ इंटू डी बाई 2 इंटू डी एल। डी से डी कैंसिल, रहा एफ बाई 2l, इसलिए एस यानी कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल्स होता है एफ बाई 2l। ओके, एक सरफेस एनर्जी ये हो गया। तो अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें। देखो, अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड फिल्ड है और हर एक पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि उसमें एनर्जी है। यदि हमें किसी पार्टिकल को उस सिस्टम में से निकालना है बाहर, यानी कि यहाँ से पार्टिकल है उसको हमें बाहर लाना है, इसका मतलब हमें उसमें कुछ काम करना है, यानी कि कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है, लेट इट माइनस ई, तो उतना ही, और इस नेगेटिव एनर्जी माइनस ई है, और अगर हमें माना कोई पार्टिकल यहाँ से निकालना है बाहर, उतनी ही एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी, तब हम निकालेंगे इसको बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से इसमें कुछ एनर्जी है, उसको हम नेगेटिव मानते हैं, और जो हम देते हैं उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि हमने उस पार्टिकल्स को, उस लिक्विड पार्टिकल को वहाँ से फ्री करना है, और फ्री करने के लिए हमें उसको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी के साथ वो बाउंड है। ओके, और सरफेस पे वो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था पहले कि वहाँ पर जो नेट एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगा, बिकॉज सब पार्टिकल्स जो है नीचे की तरफ हैं, और हवा में कोई पार्टिकल नहीं है लिक्विड का, तो उस लिक्विड के उस एयर के अगेंस्ट जो वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, उसके अगेंस्ट हमें कुछ काम करना पड़ेगा ज़्यादा, जबकि बीच वाले पार्टिकल्स में हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता है। तो while there is negative energy, because this system is bound by a kind of energy, and अगर हमें उस पार्टिकल को वहाँ से निकालना पड़ेगा तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी पहले से है इस सिस्टम को बांधे रखने के लिए। तो ये होता है सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि जब हम सरफेस टेंशन को समझ पाएंगे तभी हम इन एग्जाम्पल का सही से आंसर दे पाएंगे। तो पहला था कि हमारा, हम कैपिलरी एक्शन को ले लेते हैं पहले। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिलरी एक्शन। देखो इसमें दो चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बनाते हैं हम पेड़ बरगद का, बहुत विशाल वृक्ष। एक कहानी में ऐसी होता है, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक ऋषि मुनि बैठते थे और उस बरगद के पेड़ में बहुत नाना प्रकार के पक्षी आते थे, समथिंग ऐसा एक बरगद का पेड़। और हम किसी टॉपिक और कहानी के तौर पर लेते हैं तो हम उसको ज्यादा गहराई से उसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं हो गए इसके। ये देखो आपने दो चीजों को सुना होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। आई थिंक आपने सुना ही होगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनका काम क्या है, जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। तो जाइलम का जो काम होता है वो होता है जड़ों से मिनरल्स और वाटर को पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, राइट। जाइलम का काम ये होता है। तो इसी जाइलम से वाटर ऊपर जाता है। तो अब हमारा पास एक एक क्रॉस क्वेश्चन ये है कि ये कैसे अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि कैपिलरी एक्शन लगता है ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों? तो यहां पर क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत छोटे हैं और उनका मास इतना नहीं है कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को रियलाइज किया जा सके, इसलिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां हम करते हैं इग्नोर। ओके, तो होता क्या है, जैसे मैंने बताया, एक है कोहेशन यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स, दो जो एक ही मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच लगता है, और ये देखा जाता है लिक्विड्स के अंदर, जब जो अभी मैंने पहले बताया। एक है एडहेशन या एडहेसिव फोर्स। ओके, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स कहते हैं यानी कि जो लगता है किन्हीं दो मैटर के पार्टिकल्स के बीच। तो जैसे कि इस धरती के अंदर पानी है, पानी की एक बूंद जाइलम के एक सेल पे लगी या जाइलम पर लगा, जैसे ही जाइलम पर टच हुआ तो जाइलम ने उसको पकड़ लिया, यानी कि जो एडहेसिव फोर्स है, मान लेते हैं वो एडहेसिव, उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। यानी कि जाइलम का पार्टिकल और वाटर पार्टिकल दो अलग अलग पार्टिकल हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F2 मान लेते हैं। और वाटर के किन्हीं दो पार्टिकल के बीच जो कोहेशन है यानी कि कोहेसिव फोर्स है, उसको मान लेते हैं F2। यानी कि कोहेसिव फोर्स क्या है, F2, सॉरी F1, इसको मान लेते हैं F1 नॉट F2। F2 तो मान लिया। तो यहां पर F2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है F1 से। तो यानी कि उस एडहेसिव फोर्स से वाटर चिपक गया उस जाइलम से। ओके, जाइलम से चिपक गया और अब वाटर ड्रॉपलेट वहां पर सिंस चिपक गया है तो वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे पार्टिकल को भी, राइट। इस तरह तीसरे पार्टिकल्स को भी, और इस तरह से ये पार्टिकल एक के ऊपर एक चढ़ते हुए ऐसे ऊपर को चढ़ जाते हैं सारे पूरे पेड़ तक ऐसे। ओके, यानी कि कोहेशन और एडहेसिव, कोहेशन और एडहेशन की वजह से या कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स की वजह से ये पूरे अंदर, पूरे पेड़ के अंदर हर एक ब्रांच तक वाटर और मिनरल्स पहुंच जाता है। जबकि हमारे पास यहाँ सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस टेंशन है कोहेशन। तो कोहेशन, अगर कोहेशन ना होता यानी कि एक पार्टिकल गया वो दूसरे पार्टिकल को नहीं खींचता, अगर कोहेशन होता ही नहीं तो उससे तो दूसरे पार्टिकल को भी खींचता है, फिर तीसरे को भी खींचता है, फिर चौथे को भी, इस तरह से पूरा लिक्विड का एक कॉलम क्रिएट हो जाता है इस तरह से। तो ये कॉलम कंटिन्यूअस है इस सरफेस टेंशन की वजह से, तो वो सारे ब्रांच में पानी और मिनरल्स पहुंचा देता है। तो इसी को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, कैपिलरी एक्शन। और यही काम होता है जब हम बत्ती जलाते हैं मंदिर में। एक कॉटन का हम बत्ती बनाते हैं, उस पर हम फिर ऑयल रख लेते हैं एक अर्दन पॉट के अंदर, इस तरह से फिर हमारा एक बत्ती जलने लग जाती है। यहाँ पर एक कॉटन का है समझ लो। तो सेम एप्लीकेशन जैसा मैंने इस पेड़ के लिए बताया, यहाँ भी ऐसे होता है। यहाँ पर सिर्फ जाइलम नहीं होगा, यहाँ पर वो उस कॉटन से चिपक जाएगा ऑयल, और ऑयल फिर अपने दूसरे और पार्टिकल ऑयल को खींचेगा, मतलब ऑयल का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल खींचेगा, और खींचते 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 ये पूरे कॉटन में पहुंच जाएगा और हमारी जलने लग जाएगी यहाँ पर मंदिर में एक शानदार बत्ती। ओके, तो ये है। और अब तीसरा, ये तो हो गया
पहला, दूसरा, तीसरा एक पॉइंट और है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्पेरिकल क्यों होते हैं, why these water droplets are spherical in shape। तो अब आप समझ गए होंगे। एक तो क्या है, जब भी वाटर किसी सरफेस पे फैलता है, पहले तो ये चाहता नहीं कि मैं फैलूं, लेकिन जब ये फैल गया तो ये चाहता है कि कम से कम सरफेस को ये एक्वायर करना चाहता है, कम से कम सरफेस को एक्वायर करना चाहता है। इसी और क्यों, क्योंकि हर एक ड्रॉपलेट दूसरे ड्रॉपलेट को खींच रहा होता है। मैंने फैला दिया जैसे पानी, तो पानी नहीं फैलना चाहता है, बिकॉज उसका हर एक ड्रॉप, उसका हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है एक्चुअली पानी को, तो वो कम से कम सरफेस घेरना चाहता है। तो जब वो कम से कम सरफेस घेरना चाहता है, मैं पानी का थोड़ा सा एक पोर्शन इसके ऊपर डालूंगा, इस सरफेस के ऊपर, तो पानी चाहेगा मैं कम से कम फैलूं। बिकॉज कम क्यों फैलूं, क्योंकि ज़्यादा फैलेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, तो वो नहीं चाहता कि मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट है, तो कम से कम फैलना चाहता है। तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं, जब वो खींचते हैं तो एक वो स्पेरिकल नेचर, सॉरी स्पेरिकल शेप वो क्रिएट हो जाता है। तो इसी वजह से, यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से, या फिर हम ये कहें कि कोहेशन की वजह से, वो स्पेरिकल शेप बन जाता है उस वाटर का। ओके, तो वो हमेशा गोल होता है, यानी कि वो लीस्ट एनर्जी अपना जो है ख़त्म करता है इसमें, वो उसका नेचर है। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा इस तरह की। और हमारा कुछ पॉइंट था, कुछ हमारा पॉइंट और कुछ रह गया हो। सरफेस टेंशन हमारा क्लियर हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन हुआ, सरफेस एनर्जी हमारा क्लियर हुआ, वाई वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्पेरिकल इन शेप ये हमारा क्लियर हुआ, कैपिलरी रिएक्शन मैंने प्लांट में बताया, और ऑयल क्लाइम्स ने इन कॉटन ये भी हमने बताया। तो आई थिंक इसके सारे एस्पेक्ट हमने क्लियर कर लिए हैं, और आपको समझ आया होगा कि सरफेस टेंशन कैसे होता है, क्या होता है, इसका नेचर कैसे होता है, कैसा होता है, और कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस को देखा जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगली बार फिर से हम आएंगे एक नए क्लिप के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए गुड बाय।